आज मैं फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के साथ। तो आज नए करंट अफेयर्स और नए नए क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम प्रोवाइड करते हैं सरोज एकेडमी के द्वारा। एक अच्छा सबसे बेस्ट जो करंट अफेयर्स होता है और बहुत जगह से न्यूज़ को कलेक्ट करके हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बेस्ट से बेस्ट हम अपना देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जैसे बहुत सारे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एनालिसिस करके उस टाइप से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अपने करंट अफेयर्स में हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन और उसके डिटेल सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम एक नए करंट अफेयर्स के साथ, नए सेशन के साथ हाजिर हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपकी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे की वैकेंसी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, और सारे एग्जाम है जैसे एसएससी से रिलेटेड है, एससी, एचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, और सारे एग्जाम है जो कि हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ हाजिर है। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से अच्छा करंट अफेयर्स, अच्छे से अच्छा कंटेंट पाने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को। आप लोगों को हम डेली बेसिस पे आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें जैसे होती हैं आप लोगों के करंट अफेयर्स में। क्या अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसआईपीआरआई की ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। एसआईपीआरआई की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, मतलब आयात करने वाला देश विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है हथियारों का। तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को बताऊंगा। डिटेल सोल्यूशन में आप लोग प्रीवियस वीडियो देखेंगे हमारे, तो उसमें डिटेल सोल्यूशन में सब दिया रहता है जैसे मैं बताता हूँ डेली के डेली। तो यहाँ डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन देखिए हम आपको बता रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, एसआईपीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2020 में रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कौन सा हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो वो चीजें देखिए आगे आप लोगों को आंसर मिल जाएंगी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सा देश है, भारत विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। आयात देश, सबसे विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, भारत। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखिए भारत का अधिकांश रक्षा आयात रूस से होता है। क्या है, भारत का अधिकांश रक्षा आयात किससे होता है, रूस से। ठीक है, तो भारत रक्षा उपकरणों में स्वदेशी विकास पर जोर दे रहा है। ठीक, और घरेलू विनिर्माण उद्योगों के लिए 2020 टू 2023 के लिए पूंजीगत बजट का 68% आवंटित किया गया है। कितना, 68% बांटा गया, मतलब उसको अलग अलग जगहों पे वो उसको आवंटित कर दिया गया है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, भारत। जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार मैंने आंसर आप लोगों को बता दिया, और डिटेल सोल्यूशन तो आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन में ही मिलेंगे। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो डिटेल सोल्यूशन में सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें, ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस देश को इस्लामोफिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में घोषित किया गया है? मतलब यहाँ पूछा क्या गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया? कौन सा दिन है जिसको इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए उस दिन को घोषित किया गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए उसको घोषित कर दिया गया? तो ऑप्शन क्या है, हम ऑप्शन दिखा रहे हैं। ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 15 अप्रैल। तो कौन सा मतलब डेट है जिसमें इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो डिटेल सॉल्यूशन देखिए। डिटेल सॉल्यूशन में क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब इस दिन घोषित हो गया 15 मार्च को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, 15 मार्च, ठीक। तो ये चीजें जरूरी है देखना क्या है कैसे है। और आंसर तो मिल गए, आंसर मैं बता दे रहा हूं। आंसर कौन सा है, 15 मार्च। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो और आगे देख लीजिए, कुछ चीज मैं और आप लोगों को बता दे रहा हूं डिटेल सोल्यूशन में, ठीक है। तो डिटेल सोल्यूशन में क्या है, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया और यह 55 मुस्लिम देशों द्वारा प्रायोजित किया गया था। कितने मुस्लिम देशों, 55, मतलब 55 मुस्लिम कंट्री इसमें भाग ली थी, ठीक है, उनके द्वारा आयोजित किया गया। यह धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देता है। यह क्या है, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देगा, ठीक है। तो ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग अगर अच्छे से अच्छा, इससे भी अच्छे करंट अफेयर्स आगे चल के मिलेंगे। आप लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर इसलिए करते रहिए क्योंकि और सबको सभी जगह पहुंचता रहे, ठीक है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए, किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा, क्या है, माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा के दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी यूबीआई। तो यहाँ पे पूछा किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा के दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है। डिटेल सोल्यूशन एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो आंसर आप लोगों को मिलेगा। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन डायरेक्शंस 2022 जारी किया है, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। अभी मतलब अभी प्रभावी नहीं है, अभी 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है, मतलब लागू हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पे कही जाती हैं, मतलब, ठीक है। तो ये चीजें हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल को क्या होगा, ये प्रभावी हो जाएगा, 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा क्या है, माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा का दिशा निर्देश जो दिया गया है वो चीजें आरबीआई ने 1 अप्रैल से ये लागू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या है, आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई। तो ये राइट आंसर है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई ने विनियमित संस्थानों को माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट को ऋण प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे संपार्श्विक मुक्त हो और उधारकर्ता के
जमा खाते पर ग्रहणाधिकारी से जुड़े न हों। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। ये चीजें अगर आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो आप लोगों को हर चीजें मिलेंगी जो हम बोलते हैं। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट CGSSD लागू करता है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय CGSSD लागू करता है? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो CGSSD लागू करेंगे? ठीक है, ये चीजें देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, MSME मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी दोनों सही नहीं है, मतलब कोई नहीं इसमें करेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से दोनों सही नहीं है और कोई नहीं सही है, तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी डिटेल सोल्यूशन में आप लोग देखिए क्या है, डिटेल सोल्यूशन में है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट CGSSD MSME मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा? MSME मंत्रालय जो है उसके द्वारा यह कार्यान्वित की जाती है, मतलब उसके द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं, जैसे मंत्रालय ने CGSSD को 31 मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कितने? एक वर्ष मंत्रालय ने, MSME मंत्रालय ने CGSSD को 31 मार्च 2023 तक, मतलब एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है इसमें। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने वर्ष बढ़ाया गया, कितनी तारीख को बढ़ाया गया, कितने, मतलब ये पूछ सकता है कि कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया, तो एक वर्ष के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया है। MSME मंत्रालय द्वारा CGSSD जो होता है स्कीम, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया, जैसे 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे सरकार ने मई 2020 में डिस्ट्रिक्ट असेस्ट फंड सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस्ड MSME बनाया। कब बनाया गया है? 2020 में, मई 2020 में यह बनाया गया है। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कब यह बनाया गया था? 2020 में, मई में। और ये कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए, जो कि इसका डेट क्या है? 31 मार्च 2023 तक। ठीक, 31 मार्च 2023 तक यह बढ़ा दिया गया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। वो चीजें मेन मोटिव एग्जाम का यही रहता है, हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो चीजें आप लोगों को आनी चाहिए बस। ठीक है, तो एक इसका ऑप्शन क्या बनेगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? MSME मंत्रालय। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन और पढ़िए, और आपको इसमें कुछ चीजें मिल जाएंगी, क्या है क्या नहीं है, और डिटेल्स मिलेंगे, और क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, आप लोग अपने से बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पे है, फसल विविधीकरण सूचकांक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसमें क्या बोल रहा है देखिए पहले आप लोग, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, वो चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। जैसे डिटेल सोल्यूशन में बताता हूँ इसलिए कि आप लोगों को अच्छे से हर चीजें पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए डिटेल सोल्यूशन में मैं कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे देश में पहली बार तेलंगाना ने एक सूचकांक के रूप में फसल विविधीकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या है? देश में पहली बार तेलंगाना ने एक सूचकांक के रूप में फसल विविधीकरण पैटर्न दर्ज करना शुरू किया। ठीक
ठीक है। फसल विविधीकरण सूचकांक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के अनुसार राज्य 77 किस्मों को उगाता है, ठीक है, मतलब 77 टाइप के जो फसल होते हैं उसको उगाता है। कौन सा राज्य? तेलंगाना, जिसमें लगभग 10 फसलें होती हैं जिनमें ज्यादातर अनाज विविधीकरण के लिए पसंद किए जाते हैं। यह सूचकांक राज्य में भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये चीजें पहले कौन सा राज्य है वो चीजें इंपॉर्टेंट रखती है जो क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें पूछा गया है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य कौन सा है आप लोग बता देंगे, तेलंगाना, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए, करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि करंट में जो चीजें आती हैं वो चीजें बहुत ही आप लोगों को याद रखना, माइंड में लर्न करना, वो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सुखबीर बादल, ऑप्शन बी चरणजीत सिंह चन्नी, ऑप्शन सी हरपल चीमा, ऑप्शन डी भगवंत मान। तो कौन बने हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री? भगवंत मान, ठीक है। तो यहां डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है? डिटेल सोल्यूशन है 16 मार्च 2022 को, क्या है, 16 मार्च 2022 को भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। क्या है, कौन से डेट में लिए थे शपथ? शपथ कौन से डेट में लिए थे? 16 मार्च 2022, मतलब जो बीत गया अभी, उस दिन भगवंत मान ने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए, ठीक है। तो इसका देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और तो ये बता दे रहा हूं मैं कौन बने हैं मुख्यमंत्री, श्री भगवंत मान जी, ठीक। कौन बने हैं? श्री भगवंत मान जी पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे और चीजें डिटेल्स हैं, जैसे वे पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने। कौन से? 17वें। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर पूछ लिया जैसे एग्जाम में कि भगवंत मान पंजाब के कौन से वे मुख्यमंत्री बने हैं, तो 17वें मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, जिसके बाद भगवंत मान पंजाब में आम आदमी पार्टी, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वहां पे कितनी सीटें मतलब जीती हुई हैं वो चीजें भी इंपॉर्टेंट, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी याद कर लीजिएगा, वो चीजें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए भगवंत मान का जन्म, ये चीजें पूछी जाती हैं। जैसे भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर में हुआ था। किनका? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, ठीक है। 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के संगरूर में हुआ था। अब कुछ चीजें और बता दे रहा हूं, जैसे शहीद उधम सिंह कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडियन के रूप में की। कॉमेडियन के अलावा उन्होंने अभिनेता के रूप में भी कार्य किया, ठीक है। तो ये चीजें इनके जीवन शैली के बारे में कुछ चीजें हैं। तो यहाँ जो चीजें पूछी गई हैं उसका आंसर मैं दे दे रहा हूं। उसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कौन बने हैं मुख्यमंत्री? श्री भगवंत मान जी, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और डिटेल सोल्यूशन में और कुछ चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। भारत के किस राज्य के द्वारा दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है? दिशांक ऐप
भारत के किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, वो चीजें पूछी गई। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, दिशांक कर्नाटक द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है। मतलब देखिए यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो भी चीजें यहाँ पे है, ये कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत के कर्नाटक स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हाईलाइट हो गया, तो देखिए आंसर तो मिल गया आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। और चीजें इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स SSLR इकाई दिशांक नामक ऐप के माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग पढ़िए, इसमें क्या क्या है वो चीजें आप लोगों को मिलेंगी, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं एग्जाम के लिए। डिटेल सोल्यूशन जो हम देते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो ये चीजें हैं, तो मैंने आंसर बता दिया। तो मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। श्रीमंत शंकर देव कौन से राज्य के रहने वाले थे? श्रीमंत शंकर देव कौन से राज्य के रहने वाले थे? तो देखिए ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल। तो कहाँ के रहने वाले थे श्रीमंत शंकर देव? ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में आप लोगों को आंसर मिलेगा। श्रीमंत शंकर देव 15वीं-16वीं सदी के असमिया संत, विद्वान, नाटककार, संगीतकार, कवि, नर्तक, अभिनेता और सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। देखिए इतना कुछ थे, तो इतना आप लोगों को तो पता होना चाहिए क्या थे, ये पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें पूछा जा सकता है। वह असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो पहले ये मैं बता दे रहा हूँ ये कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन है ऑप्शन सी असम के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आंसर क्या है, आंसर देखिए, आंसर यहाँ पे क्या है, और असम। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो और चीजें मैं बता दे रहा हूँ उनके बारे में, जैसे वह एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने असमिया लोगों में राष्ट्रवादी भावना का संचार किया। ठीक है, तो इन्होंने ये भी काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं इन्होंने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना आप लोगों को, नहीं तो एग्जाम में कुछ नहीं हो पाएगा अगर जब तक आप लोग याद नहीं रखेंगे। तो इसको क्या है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार, जरूर से जरूर, और बहुत ही बेनिफिट करेगा हर एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो। डिटेल सोल्यूशन आपके यूपीएससी में लिखने के लिए आ जाते हैं, मेंस में, तो ये चीजें तो इंपॉर्टेंट होंगी। कहीं पूछ दिया इनके बारे में डिटेल्स, तो इतना डिटेल्स तो मिल जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये है, नरसिंह मेहता कौन सी सदी के कवि थे? अब देखिए नरसिंह मेहता कौन से सदी के कवि थे? तो ऑप्शन ए 14वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो नरसिंह मेहता कौन से सदी के कवि थे? तो ऑप्शन दिया गया, डिटेल सोल्यूशन देखिए। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, जूनागढ़ में भगवंत कवि नरसिंह मेहता, कहा जूनागढ़ में भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज की। ठीक है, नरसिंह मेहता को सम्मानित करने और उनका नाम वैश्विक मानचित्र पर रखने के लिए इसे नरसिंह मेहताई नाम दिया गया। जो मकड़ी की खोज हुई है, मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज हुई है, उसका नाम क्या रखा गया, नरसिंह मेहताई। ठीक है, नरसिंह मेहता 15वीं सदी के कवि और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। अब देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया, कौन से सदी के थे, 15वीं सदी।
देखिए, नरसिंह मेहता 15वीं सदी के कवि थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी थे नरसिंह मेहता। तो कुछ चीजें और डिटेल्स में हैं, डिटेल्स आप लोग देखिए, डिटेल सोल्यूशन में बहुत कुछ दिए हुए हैं। डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें मिलेंगी, वो चीजें आप लोग देखते रहिए क्या कैसे है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। देखिए, जिन्हें गुजरात में पद कहा जाता है, कुछ चीजें यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 750 से अधिक कविताएं लिखी, मतलब इन्होंने 750 से अधिक कविताएं भी लिख दी थी, और जिन्हें गुजरात में पद कहा जाता है। ठीक है, जो कविताएं इन्होंने लिखी गुजरात में 750 कविताएं, गुजरात में उसका नाम क्या होता है, बोला जाता है उसे पद के नाम से बोला जाता है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इतना इंपॉर्टेंट चीजें लाता हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है हर चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, भारत के किस राज्य में डिजिटल वाटर डाटा बैंक लॉन्च किया गया है। अब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें डिजिटल वाटर डाटा बैंक लॉन्च किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या पूछा है, भारत का कौन सा राज्य है जिसमें डिजिटल वाटर डाटा बैंक लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 14 मार्च को कर्नाटक के आईटी मंत्री CN अश्वत्थ नारायण, आईटी मंत्री कर्नाटक के कौन है, वो चीजें मैं पहले हाईलाइट कर दे रहा हूँ। CN अश्वत्थ नारायण, ठीक है, कर्नाटक के आईटी मंत्री कौन है, CN अश्वत्थ नारायण। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोग इसे याद रखेंगे तो समझ लीजिए आप ही लोगों को बेनिफिट है एग्जाम में। और यह कब हुआ है, 14 मार्च को। ठीक है, ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्वेरियम लॉन्च किया गया। इनके द्वारा CN अश्वत्थ नारायण के द्वारा पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्वेरियम लॉन्च किया गया। कब, 14 मार्च को। तो देखिए यहाँ पे मिल गया डिजिटल वाटर डाटा बैंक। भारत के कौन से स्टेट ने किया है, कर्नाटक। इनके आईटी मंत्री कौन है, CN अश्वत्थ नारायण। तो ये चीजें हैं, और चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, वो चीजें आप लोग देखिए कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। जैसे देखिए, एक्वेरियम भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। देखिए ये भी मतलब पहला वाटर डेटा बैंक कौन है, एक्वेरियम। यह एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स की एक पहल है, जो एक जैसी कंपनी है जिसके पास सभी को पेयजल और स्वच्छता प्रदान करने के लिए अस्थायी पहल में विशेषज्ञता है। ठीक है, मतलब प्यूरिफाई एक्वेरियम, मतलब ये वाटर को प्यूरिफाई करके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीजें, और इसका उद्देश्य 2030 तक जल उद्यमी बनाना है। ठीक है, और भारत को वाटर पॉजिटिव बनाना है। देखिए 2030 तक जल उद्यमी और भारत को वाटर पॉजिटिव बनाना है, ये चीजें हैं। भारत के लिए 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जल सुरक्षा हासिल करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय जल बाजार अत्यधिक असंगठित है और जल प्रबंधन की दिशा में व्यापक 360 डिग्री दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं डिटेल्स में दिया हूं, उसको आप लोग देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। हम चलते हैं, नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, और सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा फिर। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।